ठीक है, विजिबल है ना? हाँ, हम लोग को अब पढ़ना है। हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी के डिटर्मिनेशन पढ़ रहे थे। हमने बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट पढ़े हैं पहले भी। कौन कौन से पढ़े हैं? अपन ने वाटर कंटेंट के डिटर्मिनेशन का टेस्ट पढ़ा पढ़ा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटर्मिनेशन का टेस्ट पढ़ा। डेंसिटी के डिटर्मिनेशन का टेस्ट पढ़ा पढ़ा ना? ये सारे टेस्ट अपन ने पढ़े थे। ठीक है। अभी सॉइल का क्लासिफिकेशन अगर अपने को करना है तो सॉइल का क्लासिफिकेशन करने के लिए मैंने आपको पहले एक क्राइटेरिया बताया था कि अगर ये साइज से ये साइज की सॉइल है तो उसको ये बोलते हैं, ये साइज की ये साइज सॉइल है तो ये बोलते हैं। ठीक है। एक जनरल क्लासिफिकेशन बताया था। इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन एक, हर चीज का भारत का मानक होता है। ठीक है ना? जितनी भी चीजें होती है हमारे इंडिया का स्टैंडर्ड होता है उस चीज का, कि इसके हिसाब से इसको ये कहेंगे। तो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर अपन बात करें तो अपन ऐसे टेबल बना लेते हैं। सीरियल नंबर, ठीक है, टाइप ऑफ सॉइल, फिर उसके बाद पार्टिकल साइज, ठीक है, और फिर उसके बाद में रिमार्क। ठीक है। पहले नंबर पे अगर अपना बोल्डर है, बोल्डर ही रखा था अपन ने पहले भी। हाँ, बोल्डर का साइज क्या था? 300 mm से जो बड़ा है वो आपका क्या कहलाएगा? बोल्डर। ठीक है। इसके बाद क्या था? कॉबल, कॉबलर था, कॉबल्स, है ना? ये क्या साइज था इनका? 80 mm से 80 mm से 300 mm तक अपना क्या रहते हैं? कॉबल्स रहते हैं। कॉबल से छोटा कौन रहता है? कौन रहता है? ग्रेवल। ग्रेवल का साइज क्या बताया था मैंने? 4.75 mm से 80 mm तक आपका क्या रहता है? ग्रेवल। ठीक है। फिर चौथे नंबर पे क्या बताया था? सैंड। सैंड कैसे कहां तक थी बेटा? 0.075 mm से लेके 4.75 mm तक अपन क्या कहते हैं? सैंड। इसको अपन 75 माइक्रोन भी कह सकते हैं, है ना? ये अपन ने पढ़ा था कि 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। ये पढ़ा था ना अपन ने? देखा था कि नहीं देखा था? ये बताया था, है ना? अभी एक एक्स्ट्रा चीज बताता हूं। सैंड को भी अपन 3 हिस्सों में अगर बांट ले, पहला हिस्सा है कोर्स सैंड। कोर्स सैंड मतलब थोड़ी मोटी सैंड। दूसरा हिस्सा हो जाएगा आपका, नहीं, मीडियम सैंड। और फिर तीसरा हिस्सा हो जाएगा, मतलब अगर आपने मिट्टी को एनालाइज किया और आपने ये पाया, भी एनालाइज कैसे करेंगे वो भी मैं आगे बताऊंगा अभी। पर कैसे भी करके आपने एनालाइज किया और ये आपने पाया कि मिट्टी का जो साइज है वो 75 माइक्रोन से 4.75 माइक्रोन के बीच में एक पार्टिकल का साइज है, तो आपको ये पता पड़ गया कि ये सैंड है ना? ये तो पता पड़ गया कि ये सैंड है। पर अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये कोर्स सैंड है कि फाइन सैंड है कि मीडियम सैंड है, तो वो आप कैसे बताओगे? तो अगर किसी का साइज 2 mm से 4.75 mm तक है तो वो आपकी कौन सी कहलाएगी? कोर्स सैंड। ठीक है। 425 माइक्रोन से 2 माइक्रोन लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट, 0.425 mm लिख सकता हूं, पर ठीक है मैंने माइक्रोन लिख दिया, चल जाएगा ना? अब तो मैं मान के चल रहा हूं कि तुम लोग समझने लगे हो, है ना? तो ये अपनी क्या कहलाएगी? मीडियम सैंड। और आपका 0.075 0.000 नहीं, सॉरी, है ना? इसको हटा दो। 0.075 mm मतलब 75
माइक्रोन से लेके 425 माइक्रोन तक आपकी कौन सी कहलाएगी? फाइन सैंड। ठीक है, सैंड तक जितनी भी सॉइल होती है, ये अपन जो रिमार्क देना चाह रहे थे ना, ये सभी की सभी सॉइल आपकी कौन सी कहलाती है? कोर्स। देखो ये दोनों बोल्डर और कॉबलर तो सॉइल है ही नहीं, ये तो पत्थर है, ठीक है ना, ये तो पत्थर है, इनको सॉइल बोल ही नहीं सकते। 80 mm से जो छोटे हैं उनको सॉइल में अपन कंसीडर करते हैं, ग्रेवल को सॉइल में कंसीडर करते हैं, तो ये आपकी कहलाती है कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है, ऐसा सॉइल जिसका ग्रेन कोर्स है, मतलब मोटा है। ठीक है, इसके बाद 5वें नंबर पे अपना क्या आता है बेटा? क्या आता है? सिल्ट। सिल्ट, स्लिट नहीं, सिल्ट। सिल्ट वो होता है जो फिजिक्स में अपन लोग पढ़ते हैं, न्यूटन का स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ा? ठीक है, ऐसे दो के बीच में अगर जगह थोड़ी सी, उसको स्लिट बोलते हैं। स्लिट छोड़ो, सिल्ट पढ़ना है अपने को। तो क्या पढ़ना है? सिल्ट। सिल्ट का साइज क्या होता है? 2 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन तक आपकी क्या कहलाती है? सिल्ट। सिल्ट के नीचे जितने भी होते हैं इन सबको अपन कहते हैं क्या? फाइन ग्रेन्ड, है ना? क्या कहते हैं? फाइन ग्रेन्ड सॉइल। ठीक है, सिल्ट को भी अपन 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, कोर्स सिल्ट, मीडियम और फाइन सिल्ट, है ना? इसकी स्पेलिंग SILT। ठीक है, कोर्स, मीडियम और फाइन सिल्ट। कोर्स सिल्ट कहां से कहां तक होगी? 2 माइक्रोन से लेके, नहीं 2 माइक्रोन से नहीं, सॉरी 20 माइक्रोन से लेके 75 माइक्रोन तक जो सिल्ट है वो आपकी क्या कहलाएगी? कोर्स सिल्ट। ठीक है, 10 माइक्रोन से लेके 20 माइक्रोन तक जो होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? कौन सी? मीडियम। और 2 माइक्रोन से लेके 10 माइक्रोन तक जो होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? फाइन सिल्ट। ठीक है, फिर छठे नंबर पे अपनी आती है क्ले। 2 माइक्रोन से जो भी छोटा पार्टिकल है वो सब आपका क्या कहलाएगा? क्ले कहलाएगा। ठीक है, ये तो अपन ने पार्टिकल साइज का क्लासिफिकेशन देख लिया। ठीक है, हमारा टॉपिक क्या है? पार्टिकल साइज एनालिसिस। अगर आपको मिट्टी दे दी जाए तो मिट्टी होमोजीनियस होती है कि हेट्रोजीनियस होती है? हेट्रोजीनियस होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सभी प्रकार के पार्टिकल होते हैं, है ना? कोर्स से लेके फाइन तक सभी प्रकार के होंगे। आपको पार्टिकल साइज एनालिसिस करना है, इसका मतलब आपको ये एनालाइज करना है कि इस मिट्टी में किस साइज का कितना परसेंटेज पार्टिकल है। आई बात समझ में? जैसा कोई मिट्टी ऐसी हो सकती है जिसमें ग्रेवल ज्यादा निकलेगा, सैंड कम निकलेगा और क्ले बहुत कम निकलेगा। ठीक है ना? अगर अपन काली मिट्टी का एनालिसिस करें तो उसमें क्ले ज्यादा निकलेगा, सैंड कम निकलेगा, ग्रेवल और भी कम निकलेगा। तो बेसिकली हर मिट्टी का पार्टिकल साइज के हिसाब से एनालिसिस किया जा सकता है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? क्या बोला मैंने? मैं एक बार और बोलता हूं आपको समझाने के लिए कि हर मिट्टी में कहीं पे भी आप साइड से मिट्टी उठाओगे तो उसमें विभिन्न साइज के पार्टिकल होंगे। ठीक है, साइज के हिसाब से किसको क्या बोलते हैं ये हमने अभी अपना डिनोट कर लिया कि यहां से यहां तक का साइज होगा तो इसको ये बोलेंगे। अब मिट्टी में ऐसा हो सकता है कोई मिट्टी ऐसी हो जिसमें सैंड और सिल्ट दोनों हो, है ना? तो उसको, अब सैंड ज्यादा है कि सिल्ट ज्यादा है? तो अगर सैंड ज्यादा है और सिल्ट कम है तो हम उसको बोलेंगे सैंडी सिल्ट। और किसी में सिल्ट ज्यादा है और सैंड कम है तो उसको बोलेंगे सिल्टी सैंड, है ना? शायद मैंने उल्टा बोल दिया। जैसे सैंड कम है और सिल्ट ज्यादा है तो बोलेंगे सैंडी सिल्ट, ऐसी सिल्ट जिसमें सैंड है। और अगर सिल्ट कम है और सैंड ज्यादा है तो क्या बोलेंगे? सिल्टी सैंड, है ना? मैंने स्टार्टिंग में, मुझे लग रहा है मैंने उल्टा बोल दिया था, पर तुम बात समझ रहे हो। तो अभी हमने आईएस क्लासिफिकेशन पार्टिकल का पढ़ा,
पर अभी आगे हमको जाके ये भी पढ़ना है, आपके सिलेबस में आप देखोगे कि सॉइल का क्लासिफिकेशन कैसे करोगे, कि किस तरह से सॉइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो उसके लिए पार्टिकल साइज एनालिसिस करना आना बहुत जरूरी है। अब पार्टिकल साइज एनालिसिस हम कैसे करेंगे ये जानना जरूरी है ना। पार्टिकल साइज एनालिसिस करने के लिए हमें ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन जानना जरूरी है। क्या जरूरी है? ग्रेन साइज मतलब एक मिट्टी का जो सैंपल है उसमें अलग अलग साइज के ग्रेन्स का क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आई समझ में? आ गई ना। अलग अलग साइज के सॉइल जो अपन ने अभी देखे ना बेटा, ये देखो। अब मिट्टी में वापस एक बार समझाता हूँ, मिट्टी में अलग अलग साइज के सॉइल के पार्टिकल होंगे। किसी पार्टिकल का साइज सैंड के कैटेगरी में आएगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी के पार्टिकल मोती जैसे सब बराबर, नहीं है ना। कोई छोटा होगा तो एक एक को नापोगे तो असंभव बात है ना। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, है ना। तो आप क्या करोगे, इसका पार्टिकल साइज एनालिसिस आपको करना है तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कि भैया इसमें कितना परसेंटेज क्ले है, कितना परसेंट सिल्ट है, कितना परसेंट सैंड है, कितना परसेंट ग्रेवल है। इवन ऐसा भी देखना पड़ेगा आपको कि सैंड में भी कितना परसेंट कोर्स सैंड है, कितना परसेंट मीडियम सैंड है, ऐसे अपन देख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये अपन करते हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। कोर्स ग्रेन सॉइल का, सॉइल अपन ने दो भागों में बांटी बेटा, कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन। दो तरह से बांटी है। कोर्स ग्रेन में कौन कौन आता है, सैंड और ग्रेवल, और फाइन ग्रेन में कौन आता है, सिल्ट और क्ले। तो जो कोर्स ग्रेन साइज फॉर कोर्स ग्रेन, अगर हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करें, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली सैंड और ग्रेवल की, है ना। बोल्डर और कॉबल तो सॉइल में है ही नहीं, वो तो और टूटेंगे तब जाके सॉइल बनेगी। वो अभी बहुत बड़े हैं, 30 इतने बड़े बड़े बोल्डर है, वो मिट्टी नहीं में नहीं मानेंगे अपन, है ना। तो कोर्स ग्रेन सॉइल का अगर अपने ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो इसका बहुत बढ़िया तरीका क्या होता है, सीव एनालिसिस। क्या होता है बेटा, सीव एनालिसिस। सीव एनालिसिस से क्या समझते हो, सीव मतलब क्या समझते हो, छन्नी। घर में आटा छानने की छन्नी होती है ना। वो कोई स्टैंडर्ड छन्नी नहीं होती है जो घर में मम्मी पसंद कर लेती है बाजार से कि इससे बढ़िया आटा छन जाएगा, वो छन्नी अपने घर में आ जाती है, वही आ जाती है। पर सॉइल को छानने के लिए ऐसा नहीं है। सॉइल को छानने के लिए अपने को इंडियन स्टैंडर्ड सीव्स लेनी पड़ती है। कौन सी सीव्स लेनी पड़ती है, IS सीव्स। कौन सी छन्नी लेनी पड़ती है ना। और फाइन ग्रेन सॉइल के लिए जो अपन एनालिसिस करते हैं वो अपन करते हैं सेडिमेंटेशन एनालिसिस। इसके लिए हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन मेथड। क्या देते हैं, सेडिमेंटेशन एनालिसिस। टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में किसी को पता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपन पानी में फेंकते हैं तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे रिड्यूस होती है, फिर उसके बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी पहुंच जाता है, फिर वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से पानी के नीचे डूबता है। ये पता है, पढ़ा हुआ है तो छोटे में पढ़ा है। कभी किसी चीज को पानी में फेंक के देखना, हवा में वो बहुत तेजी से जाएगी, फिर जैसे ही पानी में गिरेगी, अगर वो डूबने वाली चीज है तो पहले उसकी गति एकदम से कम होगी, फिर धीरे धीरे और कम कम होते हैं, फिर एक ही वेलोसिटी हो जाएगी, फिर वो उतनी ही गति से नीचे गिरती है। ठीक है। तो फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन अपन सेडिमेंटेशन एनालिसिस से करते हैं। तो जितनी भारी चीज होगी उसकी सेटलिंग वेलोसिटी ज्यादा होगी, और जो हल्की चीज होगी, हल्की चीज मतलब जो ज्यादा फाइन पार्टिकल होगा उसकी सेटलिंग वेलोसिटी कम होगी। तो
किस साइज ऑफ पार्टिकल की कितनी सेटलिंग वेलोसिटी होती है, उसके हिसाब से नाप के अपन फाइन ग्रेन सॉइल का एनालिसिस करते हैं। वो अपन सीखेंगे, है ना। थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ आइडिया दूंगा मैं इसका, पर हमको मेन अभी फोकस करना है किस पे, सीव एनालिसिस पर। किस पर करना है ना। जनरली जो भी अपन मिट्टी लेते हैं, कोई मिट्टी ये कह के तो नहीं आती कि मैं कोर्स ग्रेन्ड हूं या फाइन ग्रेन्ड हूं, ऐसा तो नहीं कह के आती ना। उसमें तो दोनों तरह की मिट्टी होती है, कोर्स भी होती है, फाइन भी होती है। तो अगर अपन को किसी भी मिट्टी का प्रॉपर पार्टिकल साइज एनालिसिस करना है, तो अपने को कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन का दोनों का कॉम्बिनेशन करके करना पड़ेगा। एनालिसिस ऐसा करना पड़ेगा ना कि एक बार में दोनों टेस्ट अपन करें, तभी अपने को उस मिट्टी की पूरी प्रोफाइल निकल के आ पाएगी। नहीं तो सिर्फ आधी अधूरी रह पाएगी और आधी अपने को पता नहीं पड़ पाएगी। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? हाँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि मिट्टी को 4.75 mm की जो सीव होती है, एक ऐसी छन्नी जिसका एक छेद 4.75 mm का है। कितने mm का है? उससे उस मिट्टी को छान लो, पूरी मिट्टी को उससे छान लो। तो उससे जो पास हो गई वो सब कैसी मिट्टी? फाइन ग्रेन, क्योंकि उससे जो छोटे पार्टिकल होंगे वही जाएंगे। और उसके जो ऊपर रह गई वो सॉरी कैसी मिट्टी अपनी? अपने को एक बार में ये पता पड़ जाएगा 4.75 mm की छन्नी से क्या पता पड़ जाएगा? अगर अपन ने 1 किलो मिट्टी ली, उसको 4.75 mm की छन्नी से छाना, तो मान लो 400 ग्राम मिट्टी नीचे रह गई और 600 ग्राम मिट्टी ऊपर रह गई। तो अपन ये कह सकते हैं कि 60% मिट्टी कोर्स ग्रेन थी इसमें और 40% फाइन ग्रेन थी। अब फाइन ग्रेन में भी बहुत सारी हैं, सिल्ट भी है, क्ले भी है। सिल्ट भी 3 तरह की है। ऐसे ही कोर्स ग्रेन में भी सैंड भी है, ग्रेवल भी, जिसमें सैंड भी 3 तरह की है। और ग्रेवल में भी हो जाता है क्लासिफिकेशन, कोर्स ग्रेवल और फाइन ग्रेवल का भी अपन आगे पढ़ेंगे। वो तो कितना भी कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। कोर्स, वेरी कोर्स, ऐसे करके और क्लासिफिकेशन बना लो अपने हिसाब से, पर अपन को पढ़ना इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से है। तो बेसिकली 4.75 mm की सी बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या कर रही है? क्या कर रही है? वो अपने को ये बता रही है कि कितना परसेंट अपना कोर्स ग्रेन है, कितना अपना फाइन ग्रेन है। ठीक है। तो अपन सबसे पहले कोर्स एनालिसिस ही देख लेते हैं, सीव एनालिसिस अपन पढ़ते हैं। हाँ मैं करता हूं, पर दिख नहीं रहा ना। अपन पढ़ रहे हैं सीव एनालिसिस, है ना, की मेथड। तो सीव एनालिसिस में सबसे पहले अपन करते हैं कोर्स की सीविंग आएगी। कोर्स सीविंग मतलब किसकी सीविंग होगी कि जितना जो फ्रैक्शन आपका 4.75 mm की जो सीव थी ना, इसके ऊपर जो रिटेन हो गया उसका हम एनालिसिस पहले कर रहे हैं। ठीक है। तो उसमें सैंड आएगी और ग्रेवल आएगी। तो उसका जो एनालिसिस है वो आपका क्या कहलाएगा? कोर्स सीविंग का एनालिसिस। ठीक है। इस कोर्स सीविंग में जो हम छन्नी यूज करते हैं, सीव्स यूज्ड, इसमें हम यूज करते हैं 80 mm की छन्नी। उसके नीचे हम यूज करेंगे 20 mm की। उसके नीचे यूज करेंगे 10 mm की। उसके नीचे यूज करेंगे 4.75 mm की। अगर आपकी जितनी भी सॉइल है आपने 4.75 से पहले ही छान ली है, तो ना के बराबर मिट्टी 4.75 से पास होनी चाहिए। फ्रिक्शन के कारण थोड़ी मिट्टी हो सकता है पाउडर बन जाए, वो 4.75 के नीचे आ जाए, पर मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने अच्छे से सीविंग करी है तो 4.75 के नीचे आपको कुछ नहीं करना चाहिए। तो आप ऐसा करो कि एक सीव लो, उसके ऊपर छन्नी के ऊपर दूसरी छन्नी फंसाओ 10 mm की। उस 10 mm की छन्नी के ऊपर एक और छन्नी फंसाओ 20 mm की। उस 20 mm की छन्नी के ऊपर एक और छन्नी फंसाओ 80 mm की। ठीक है। इससे क्या होगा? आपका परसेंटेज रिटेन्ड पता पड़ जाएगा। आपको पता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब 80 mm वाले सबसे बड़ा छेद है, उसमें आप पूरी मिट्टी डाल दो। चारों छन्नी को एक साथ पकड़ो, या तो मैकेनिकल शीव शेकर्स आते हैं,
ठीक है, सीव शेकर्स आते हैं जो मशीन के थ्रू उसको शेक करते हैं, है ना। या तो अपने हाथ से 10 मिनट के लिए आप उसको शेक करो, ठीक है। तो शेक करोगे तो क्या होगा, वो अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली जिसमें से पास हो सकती है और जिसमें से नहीं हो सकती उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। चूंकि अपन ने कोर्स ग्रेन सॉइल लिए तो 4.75 के नीचे तो कुछ नहीं आएगा। सबसे नीचे मिट्टी कहाँ इकट्ठी हो जाएगी, 4.75 से 10 के बीच में, 10 से 20 के बीच में, और 20 से 80 के बीच में, और 80 के ऊपर। तो 80 के ऊपर बेटा जितनी भी रहेंगे वो सब कॉबल्स हो गए, है ना। 80 से 4.75 के बीच में जो भी हो गए वो आपके सारे के सारे कोर्स ग्रेन सॉइल हो गए, सॉरी वो सारे के सारे ग्रेवल हो गए। अच्छा, मैंने शायद एक चीज आपको गलत बोल दी अभी तब से, कि सैंड और ग्रेवल दोनों अपने उसमें रहते हैं, किसमें किसमें रहते हैं, अपने कोर्स ग्रेन में होते हैं। और सैंड अपनी कहां तक आती है, 75 माइक्रोन तक आती है। कहां तक आती है, 75 माइक्रोन तक अपनी सैंड है। अभी अपन ने फर्स्ट स्टेप जो अडॉप्ट करी है वो अपने अडॉप्ट करी है 4.75 mm की सी वाली। तो 4.75 से नीचे जो गिरेगी वो सैंड हो सकती है, पर 4.75 mm से जो अपन सबसे पहले रिटेन कर रहे हैं वो सारी की सारी क्या है, अपनी ग्रेवल है, ना कि सैंड। क्या हुआ बेटा, अभी मैं शायद ये गलत बोल गया था कि 4.75 से ऊपर वाली को सैंड बोल गया था। 4.75 से ऊपर जितनी वो सारी अपनी ग्रेवल है। तो ग्रेवल को अपन ने पूरा क्लासिफाई कर लिया, 80 से ऊपर वाले हमारे सारे कॉबल्स हैं, और 4.75 से 80 के बीच में जो भी है वो हमारी ग्रेवल है। तो ग्रेवल को भी हमने 3 हिस्सों में बांट दिया, फाइन ग्रेवल, कोर्स मीडियम ग्रेवल और कोर्स ग्रेवल में। ऐसे करके बढ़ जाएगा ये। इन दोनों के बीच का जो रहेगा वो फाइन ग्रेवल रहेगा, इन दोनों के बीच का जो रहेगा वो मीडियम ग्रेवल रहेगा, और इन दोनों के बीच का जो रहेगा वो अपना कोर्स ग्रेवल रहेगा, ठीक है ना। अब शायद अपन सही हो गए, बीच में कंफ्यूजन हल्का सा क्रिएट हो गया था, शायद मैंने एक आध बार सैंड शब्द का उपयोग कर दिया था, ठीक है। अभी इसके बाद हमको ये निकालना पड़ता है परसेंटेज पास्ड और परसेंटेज रिटेन्ड। जैसे ये छन्नी के नीचे छन्नी के नीचे छन्नी, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे बेटा कि यहां पे कुछ मिट्टी रह जाएगी, यहां से जितनी पास हो गई वो यहां से परसेंटेज पास्ड हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 20 रह गई, 80% पास हो गई, तो परसेंटेज पास्ड कितनी है, 80%, और परसेंटेज रिटेन्ड कितनी है, 20%। इसमें से इस पे मान लो 20% रह गई और 20 इस पे रह गई थी, 20 पे, तो यहां से कितनी पास हुई, मान लो 60 पास हुई। तो इस पर परसेंटेज रिटेन्ड कितनी है, इस सीव पे, हाँ 20 इस सीव पे, है ना। और इससे पास्ड कितनी है, कितनी है, 60। तो ये चीज हमको बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि कितना परसेंटेज पास्ड है, कितना परसेंटेज रिटेन्ड है। एक शब्द सिखाना चाहता था इससे, एक नोटेशन हमको पढ़ना है। यहां से आगे से आपको एक शब्द आएगा बार बार, D60, D30 और D10, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है परसेंटेज फाइनर पास्ड। मतलब ऐसा कौन सा साइज है, जैसे अपन ने अलग अलग छन्नी लगाई, अब छन्नी लगाने के बाद ऐसे कौन से साइज की छन्नी है जिससे 60% मिट्टी पास हो गई। आई बात समझ में। तो जैसे अगर ये वाली छन्नी से 60% मिट्टी पास हुई और ये छन्नी का साइज मान लो 20 है, तो अपना D60 कितना हो गया, 20 हो गया। अभी यहां से 60% मिट्टी पास हो चुकी है, 40 ऊपर है, तो D60 मतलब वो साइज जिससे 60% मिट्टी पास हो चुकी है वो अपना साइज क्या कहलाएगा, D60। तो वो क्या आएगी, इसकी वैल्यू मान लो 20 mm। इसी तरह से D30 मतलब वो कौन सा छन्नी का साइज है जहां से 30% मिट्टी पास हुई और 70% ऊपर रह गई, तो वो क्या कहलाएगा अपना D30। और इसी तरह से D10 भी आप समझ गए कि वो कौन सा छन्नी का साइज है जिससे सिर्फ 10% मिट्टी पास हुई और 90% उसके ऊपर ही है, उसके ऊपर कहीं भी हो सकती है। मतलब जैसे इसके ऊपर 60 निकली है तो 20 यहाँ है, 20 यहाँ पर, ये तो मिला के 40 है ना।
तो D60, D30 और D10 का मतलब समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, क्योंकि इन सिंबल की मदद से हम दो टर्म सीखेंगे हमारे, जिसको हम कहते हैं को एफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी और को एफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं सी यू से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सी सी से। कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है D60 अपॉन D10। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है D30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D60 इंटू D10। ठीक है, अभी क्या होगा, कोई भी आप सॉइल सैंपल लोगे, उसका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे, तो ये समझ में आएगा कि मान लो ये मिट्टी का 60% पार्टिकल 20 mm से पास हो रहा है। ठीक है, तो इसका D60 क्या हो जाएगा, 20, और 10% पार्टिकल इसका 75 माइक्रोन से पास हो रहा है, या मान लो 10% पार्टिकल इसका 1 mm से पास हो रहा है। मान लो 1 mm की जो छन्नी है, ऐसे ही मैंने मान लिया 1 mm की कोई छन्नी है, उससे पास हो रहा है 10% पार्टिकल, बाकी 90% D10 पे, मतलब 1 mm की छन्नी पे, 1 mm की छन्नी मतलब जिसका एक छेद 1 mm का है, उससे सिर्फ 10% ही पास हो रहा है। तो D60 अपना कितना है, 20, मतलब अपने 1 mm से लेके 20 mm के बीच में कितनी मिट्टी है, 50% मिट्टी है। समझ में आई बात कि नहीं आई, क्योंकि 1 mm से छोटी 10% मिट्टी है, 20 से ऊपर 40 है, मतलब 50% मिट्टी अपनी कहाँ है, 20 mm से 1 mm के बीच में। अपन ने ऐसा निकाल लिया, तो अपना D60 क्या है, 20 mm, और D10 क्या है अपना, 1 mm। ठीक है, तो अपना कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या आ जाएगा, 20/10, मतलब 20/1 मतलब 20। ठीक है, अब इसी तरह से अगर अपन कई बीच में निकालो कि मान लो 4.75 mm की सीप से 30% पास हो रहा था, तो इसका मतलब 4.75 से लेके 20 तक के बीच में 30% मिट्टी है, एक और 4.75 के बीच में 20% मिट्टी है, क्योंकि 1 mm के नीचे तो 10% जा रहा है, और 4.75 के नीचे 30 mm जा रहा है, 30% जा रहा है, तो 4.75 के नीचे 30 जा रहा है, एक के नीचे 10 जा रहा है, तो एक और 4.75 के बीच में 20 है। आई बात समझ में कि नहीं आई, है ना। अपना D30 कितना है, 4.75, D60 है 20, D10 है 1, तो 4.75 का स्क्वायर डिवाइड बाय, सॉरी 4.75 का स्क्वायर डिवाइड बाय 20 इंटू 1 अपन करेंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। अब देखो इसका महत्व क्या है, ये सुनो। एक होता है वेल ग्रेडेड सॉइल। वेल ग्रेडेड सॉइल का मतलब समझते हो, अगर कोई मिट्टी में सारे पार्टिकल सेम साइज के हैं, तो उसे तुम अच्छी मिट्टी मानोगे कि बेकार मिट्टी मानोगे, सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके सारे पार्टिकल एक ही साइज के हैं, तो अच्छी मिट्टी है कि बेकार मिट्टी है। अच्छी बोल रहे हो तुम, अच्छी क्यों बोल रहे हो, हाँ, एक जैसे तो अच्छा हो गया, क्या, बड़े छोटे रहने से क्या अच्छा रहेगा, उससे फायदा ये होगा, हमको कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर अलग अलग साइज के पार्टिकल हैं तो पैकिंग ज्यादा अच्छी होगी, बड़े के बीच में छोटे भरेंगे, छोटे के बीच में और छोटे भरेंगे, ठीक है ना। तो वेल ग्रेडेड सॉइल में सभी प्रकार के पार्टिकल होते हैं, और पुअरली ग्रेडेड सॉइल में लगभग एक ही प्रकार के पार्टिकल होते हैं। तो मान लो सभी मिट्टी, अब सारे के सारे पार्टिकल 20-20 mm के हैं, तो वो गोल 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 ऐसे भर जाएंगे, तो उसमें पैकिंग जगह रह जाएगी, तो फिर कितनी दिक्कत आएगी, कॉम्पैक्ट नहीं होगा, वो स्लाइड होता रहेगा। समझ में आ रही बात। तो अगर अपन ग्रेवल की बात करें, फॉर
वेल ग्रेडेड ग्रेवल। ग्रेवल कितने साइज से बड़ा होता है? 4.75 से बड़ा। अगर कोई मिट्टी में ग्रेवल ज्यादा है, अभी हम सॉइल का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, पर अगर किसी मिट्टी को आप ग्रेवल कह रहे हो कि ये ग्रेवल वाली मिट्टी है, तो उसके लिए आपकी सीयू की जो वैल्यू है वो 4 से ज्यादा आती है और 1 से 3 के बीच में आती है आपकी सीसी की वैल्यू। आई बात समझ में? अगर आपकी कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 1 से 3 के बीच में, वो अपन ने किया छन्नियां लगाई और छाना और पता पड़ा कि ये अपनी ग्रेवल वाली सॉइल है, तो उसका अपन D60, D10 और D30 निकाल लेंगे, वो छन्नी से आ जाएगा अपना। परसेंटेज तोल तोल के निकाल लेना, आसान है ना? तो अगर सीयू की वैल्यू अपनी 4 से ज्यादा आ रही है और सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच में आ रही है, तो अपन क्या कहेंगे कि ये वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, प्रोवाइडेड वो ग्रेवल वाली मिट्टी है। तो ये अभी अपन ने मान लिया कि अपनी ग्रेवल वाली मिट्टी है, तो अगर उसकी सीयू की वैल्यू 4 से ज्यादा और सीसी की वैल्यू अपनी 1 से 3 के बीच में आ रही है, तो अपन बोलेंगे वो वेल ग्रेडेड ग्रेवल है। अगर 4 से कम आई या ये 1 से कम या 3 से ज्यादा आया सीसी की वैल्यू, तो वो वेल ग्रेडेड नहीं है। इसी तरह से फॉर वेल ग्रेडेड सैंड, ऐसी सैंड जो वेल ग्रेडेड है, जिसमें सभी प्रकार के साइज के बड़े छोटे साइज के पार्टिकल है, और फिर भी वो सैंड है क्योंकि मेजॉरिटी पार्टिकल उसमें सैंड के, तो उसके लिए सीयू की वैल्यू अपनी होनी चाहिए 6 से ज्यादा। कितनी होनी चाहिए? और सीसी की वैल्यू होनी चाहिए वही 1 से 3 के बीच में। ठीक है? आई बात समझ में कि नहीं आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे क्वेश्चन आएगा कि एक पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया, उसमें इतने परसेंटेज पार्टिकल ये वाली सीप से पास हुए, इतने परसेंटेज पार्टिकल ये वाली, तो तुमको अपने आप समझना पड़ेगा कि ये D60, D30 और D10 की बात कर रहा है। फिर वो पूछेगा डिटरमाइन कि ये सॉइल वेल ग्रेडेड है कि पुअरली ग्रेडेड है, तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा? वो बोलेगा थोड़ी कि CU/CC निकालना है, वो पूछेगा वेल ग्रेडेड है कि पुअरली ग्रेडेड है। तो तुमको करना क्या है? तुमको ये समझना है कि पहली बात ना, वो ये बोलेगा कि इसका D60 D10 दिया है मैंने, वो इनडायरेक्टली बोलेगा, तो तुमको उसका D60 निकालना पड़ेगा, D30 निकालना पड़ेगा, D10 निकालना पड़ेगा। फिर ये CU और CC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और ये वैल्यू निकालने के बाद तुम ये देखो कि ये वैल्यू कहां लाई कर रही है। अगर इस लिमिट के अंदर है तो ये वेल ग्रेडेड है, और अगर नहीं है तो ये पुअरली ग्रेडेड है। आई बात समझ में? ठीक है? इसके बाद अपन फाइन सीविंग पढ़ेंगे, कोर्स सीविंग के बाद फाइन सीविंग। 10 मिनट में चाह रहा हूं कि आप लोग रिवाइज कर लो ये चीज जो भी अपन ने पढ़ी है। ठीक है? फिर अपन इसके बाद फाइन सीविंग पढ़ेंगे और ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे बनाते हैं, सेमी लॉग ग्राफ पे कैसा होता है, कैसा दिखता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बारे में जानेंगे। ठीक है? अभी समझ में आया जो पढ़ा? थोड़ा बहुत दिमाग में घुसा? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड।